हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल रहे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, हम चैप्टर थर्ड डिस्कशन कर रहे हैं, जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसका नाम क्या है, समसामयिक विश्व में दक्षिण एशिया। और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन बनता ही है, आप सभी को पता ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ मैं बताऊंगा क्या क्या आपको करना है, बस उतना कर लेना है। एक भी क्वेश्चन फंस गया तो 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक है ना, 5 नंबर का पूछ लेता है, क्वेश्चन दे देगा और 2-3 क्वेश्चन, मतलब कार्टून दे देगा और 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने इसके 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं समसामयिक विश्व में दक्षिण एशिया के, जो कक्षा 12वीं का है, तो उसको जाकर देख लेना बिना किसी देरी के। आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारे कार्टून हम थोड़े थोड़े डेटा वगैरह देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपना फर्स्ट कार्टून उठाते हैं, जिसका ना, जो आप देख रहे होंगे आपके जो फ्रंट पेज पे, ये एनसीईआरटी के, ये वाला दिख रहा है ना ये। हाँ, तो ये देख रहे हो कि ये एक, मतलब बना रखा है आदमी टाइप जो भी है, ये है ना, ये बन रखा है। और ये क्या झंडे दे दिखा रखे हैं, जो दक्षिण एशिया के जो देश है ना, तो उसके झंडे, ये देखो, ये इसमें भारत का भी है ऊपर। थोड़ा सा यहाँ हो गए तो ये देख रहे हो, सेकंड नंबर पे भारत है, उसके बाद पाकिस्तान का है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इसमें बस थोड़ा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बस उसको ध्यान में रख लेना। देखो क्या लिखा है, येगनी डेलेस्क्रो। क्या लिखा है, येगनी डेलेस्क्रो ने ये पेंटिंग बनाई है। ठीक है ना, 1830 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1830 में बनाई गई थी। और इसका शीर्षक है लिबर्टी लीडिंग द पीपुल्स। ये बस खाली ध्यान रखना है इसमें, कि इस पेंटिंग का कोई पूछे शीर्षक क्या है, तो शीर्षक क्या है, शीर्षक यही है। शीर्षक है लिबर्टी पीपुल्स, ये। ठीक है ना, लिबर्टी लिबर्टी लीडिंग दी पीपल्स, ये इसका शीर्षक हो गया आपका। ठीक है ना, तो ये शीर्षक जरूर ध्यान रखना। पेंटिंग में स्वतंत्रता की देवी को जनता की अगुवाई करते हुए दिखाया गया है, चित्रित किया गया। वहीं दिया गया चित्र उसी पेंटिंग का सुभाष राय कृत रूपांतरण है। ये सब नहीं पूछेगा, खाली बस इतना ध्यान रखना, ये जो पेंटिंग है आपकी, इस ये किस चीज़ का बताता है, इस पेंटिंग का मतलब शीर्षक क्या है, ये शीर्षक जरूर ध्यान रखना। लिबर्टी लीडिंग दी पीपुल्स है। ठीक है ना, और ये जो दिखाता है, ये किसको दिखाता है, ये स्वतंत्रता की देवी को दिखाता है। किसको दिखाता है, स्वतंत्रता की देवी, जिनकी अगुवाई करते हुए चित्रित किया है। बस इतना ही ध्यान रखना है, किसको दिखाता है, स्वतंत्रता की देवी को दिखाता है। और इसका जो शीर्षक है, वो शीर्षक क्या है, लिबर्टी लीडिंग दी पीपुल्स, क्या है इसका शीर्षक है। आइए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ डेटा वगैरह आपको दे रखा है, लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता। तो इसमें मतलब बता रखा है कि ये, इस पे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेना है क्या है नहीं है मामला। ठीक है ना, जैसे इसमें लोकतंत्र बेहतर है, कभी कभी तानाशाही भी रहती है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे बांग्लादेश का दे रखा है, ये भारत का है, ये नेपाल का है, ये पाकिस्तान का है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। ठीक है ना, ये सब में देखना नहीं है, खाली देख लेना। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, डेटा खाली एक बार सरसरी नज़र में देख के क्या कर दोगे, निकाल दोगे। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दोनों आरेख दक्षिण एशिया के 5 बड़े देशों के 19,000 से अधिक नागरिकों के लिए साक्षात्कार पर आधारित है। किस पर आधारित है, साक्षात्कार पर आधारित है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें बस एक बार देख लेना, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। ये एक बार देखना क्या है, ये एसडीजी लिखा है। एसडीजी का मतलब क्या होता है, एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या होता है, सस्टेनेबल, एसडीजी जो आपका लिख रखा है। ठीक है ना, एसडीजी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है ना, इसका बस मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ। क्या हुआ था 2015 में, कब, 2015 में सतत विकास की बात आती है। सतत विकास का मतलब क्या होता है, वर्तमान पीढ़ियों के द्वारा संसाधनों का इस ढंग से उपयोग करना कि आने वाली या भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी संसाधनों की कोई भी कमी ना पड़े। तो उसे क्या कहते हैं, सतत विकास की अवधारणा कर बोलते हैं। जब हम 8वें चैप्टर पे आएंगे अपने पर्यावरण वाले पे, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या है। खाली अभी यहाँ पे एसडीजी का मतलब समझना। एसडीजी का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं इसको। और ये जो अवधारणा थी
वैसे तो एक रिपोर्ट आती है बर्टलैंड रिपोर्ट, हम पढ़ेंगे जब पर्यावरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें 1987 में रिपोर्ट आती है, ठीक है ना। उसी में सतत विकास या एसडीजी की सतत विकास की बात आती है। फिर क्या होता है 2015 में ना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या किया जाता है, विश्व में कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं जिससे क्या होगा, विश्व का कल्याण होगा, शांति स्थापित होगा। तो ऐसे कुल कितने हो जाते हैं, 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। कितने लक्ष्यों को, 17 लक्ष्यों को क्या कर दिया जाता है, निर्धारित किया जाता है। इसमें होता है कि नो पावर्टी, मतलब भूखमरी, जीरो भूखमरी करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, ठीक है ना, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, जेंडर जो इनइक्वालिटी है, जेंडर असमानता को कम करेंगे, पर्यावरण को ठीक रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाने का प्रयास करेंगे, आर्थिक विकास। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार गूगल पे जाके डाल के देखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। तो ये 2015 में आया था और इन 17 लक्ष्यों को जो है 2030 तक, कब, 2030 तक प्राप्त करने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। कब रखा गया है, 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक बार जाके देख भी लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक बार सरसरी नज़र में निकाल देना, ठीक है ना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी पहले था, उसको बोलते थे मिलीनियम सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल, यानी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बोलते थे। वो नहीं पढ़ना, खाली ये इसका फुल फॉर्म याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इसमें कुछ नहीं है, ये सब ऐसी चीज़ें दिखा रखी हैं, ठीक है ना। विकासशील देश क्या है, दक्षिण एशिया में क्या है, जन्म के समय आयु प्रत्याशा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, विश्व की कितनी दिखा रखी है, 72% दिखा रखी है। कितनी दिखा रखी है, 72% दिखा रखा है, ठीक है ना। ये देखो, और देशों में क्या, विकासशील देशों में 70 ही है। इवन भारत में कितनी है, भारत में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.5 ईयर, यानी एक एवरेज व्यक्ति इतना जिएगा। तो इन सब में पढ़ना नहीं है, बस इसको एक बार देख लेना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला जो बताया उसको ध्यान रखना। और ये मैंने बताई आपको कैसे पढ़ना है, एक बार इसको क्या कर लेना है, सरसरी निगाहों में इसको निकाल लेना है। जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मैं खुद बता दूंगा, इसको भी एक बार क्या कर लेना, पढ़ लेना अपने थोड़ा सा, ठीक है ना। मैंने बताया था कि बस जैसे रीडिंग करते हैं ना, वैसे इसको क्या कर लेना रीडिंग। जैसे 1947 है, ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान, हाँ तो मैं बता रहा था 1947 में जैसे ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र रूप से उदय हो गया उसका। 1948 में श्रीलंका में आज़ादी मिल गई, सिलोन बोलते थे उस समय इसको, ठीक है ना। कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो जाती है। 1955 54-55 में पाकिस्तान में शीत युद्ध में सैन्य गुट सीटो और सेंटो में शामिल हुआ पाकिस्तान। तो एक ये जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट था, सीटो सेट, ऐसे ही पढ़ लेना, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है उस पर टिक कर लेना, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है ना। और ये भी एक चीज़ ध्यान रखना, ये जैसे लास्ट में लिखा हुआ है ये कि ये जो 2007 में अफगानिस्तान दक्षेस यानी सार्क का क्या बना था, सदस्य बना था। सार्क मैंने बताया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन बोलते हैं। और 2014 में क्या हुआ था, दक्षेस का काठमांडू में क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था 18वां। और दक्षेस का जो है या सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना, इसी में ही उसका आंसर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। फिर एक ये वाला चित्र है, ठीक है ना, जैसे ये मुशर्रफ को दिखाया गया है, परवेज़ मुशर्रफ, आपने सुना होगा कि जब पाकिस्तान में नवाज शरीफ के नेतृत्व में क्या थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, तो उसको किसने हटा दिया था, इसने, परवेज़ मुशर्रफ ने क्या कर दिया था, उसको हटा दिया था। ये देख रहे हो ना, ये आदमी, ये लिखा भी है परवेज़ मुशर्रफ, तो इसने हटा दिया था। ये क्या दिखा रहा है, ये देखो, ये सैनिक है और ये क्या है, ये राष्ट्रपति। इसकी दोहरी भूमिका दिखाई है। दोहरी भूमिका का मतलब क्या है, जब ये सैनिक था और फिर राष्ट्रपति के रूप में इसने अपना क्या कर लिया, निर्वाचन कर लिया, तो रिजल्ट अच्छा हुआ, यानी सब कुछ सही से चलने लगा। और फिर दिखा रहा है सिर्फ सैनिक के रूप में काम करता था, लोकतंत्र के रूप में काम नहीं करता था, यानी राष्ट्रपति के रूप में नहीं काम करता था, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता था।
और ये लास्ट वाला ऊपर वाला देख रहे होंगे, ये क्या है, राष्ट्र, दोनों एक ही हैं। राष्ट्रपति था लेकिन सेना का ज़्यादा प्रभुत्व होता था, तो क्या था, जीरो भूमिका, जीरो मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं होता था। तो ये सब नहीं समझना, खाली इतना एक बार इसको पढ़ देता हूँ, फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, क्या कहने का प्रयास कर रहा है। जैसे क्या बोल रहा है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। जैसे सेना के जनरल पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पाकिस्तान के शासक परवेज मुशर्रफ की दोहरी भूमिका को यह कार्टून संकेत करता है। कार्टून में एक नए समीकरण को ध्यान से पढ़ें और कार्टून के संदेश को समझें। कार्टून का संदेश यही है, जब क्या होता है, मैंने बताया दोहरी भूमिका का मतलब क्या है, एक बार ये राष्ट्रपति भी होता है और एक बार क्या होता है, वो होता है जनरल होता है, यानी सैनिक में भी होता है, और सेना से क्या कर लेता है, अपना इलेक्शन करवा लेता है, इलेक्शन के माध्यम से राष्ट्रपति बन जाता है। तो ऐसे जब जनता की स्वीकृति मिल जाती है तो रिजल्ट अच्छा होता है। लेकिन केवल सैनिक रूप में काम करता है और राष्ट्रपति रहते हुए तो रिजल्ट उतना अच्छा रहता नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार इसको बस देख लेना, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ना, ये बांग्लादेश की है। बांग्लादेश यानी ये ढाका विश्वविद्यालय की तस्वीर है। ठीक है ना, ढाका जो है आपका बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है ना, किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो उसी के कोई जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय होता है, लखनऊ विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो वैसे ही क्या है ढाका विश्वविद्यालय। तो ढाका विश्वविद्यालय पर क्या है, ये तस्वीर बनाई गई है। और ये जो तस्वीर बनाई है ना, ये तस्वीर जो है ये है एक नूर हुसैन। कौन है, नूर हुसैन है। ठीक है ना, कोई नूर हुसैन नाम का व्यक्ति था, तो उसी की याद में बनाया हुआ था। क्या था कि जब एक शासक थे, कहाँ के, एक शासक थे बांग्लादेश के, जब लोकतंत्र आया था बांग्लादेश में 1971 में, जब आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान आया सॉरी, फिर उसके बाद और आते हैं, फिर एक आते हैं एच.एम. इरशाद। कौन होते हैं, एच.एम. इरशाद करके आते हैं। ठीक है ना, इरशाद, तो वो क्या कर रहे होते हैं, जनता का दमन कर रहे होते हैं, तो उसका विरोध करते हैं ये नूर हुसैन। तो नूर हुसैन क्या होता है, पुलिस वालों के द्वारा इनको लाठी से पीट पीट कर क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो जब इस नूर हुसैन को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया जाता है, तो मतलब इनकी स्मृति में ढाका विश्वविद्यालय में इनकी तस्वीर बना दी जाती है। और इनके पीछे कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लिखा है ना, तो इसको बोलते हैं गणतंत्र मुक्त पाक। गणतंत्र मुक्त पाक का मतलब क्या है कि हमारे देश में क्या आना चाहिए, गणतंत्र आना चाहिए। गणतंत्र का मतलब है बांग्लादेश में ऐसा नहीं कि जो जो मतलब राष्ट्रपति बन गया या प्रधानमंत्री बन गया तो उसी का बेटा बनेगा। गणतंत्र का मतलब होता है कोई भी जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी किसी भी देश का या राज्य का जो प्रमुख होता है, वो चुनाव के माध्यम से आएगा। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति कैसे आता है, चुनाव के माध्यम से आता है, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो वैसे ये क्या है, गणतंत्र मुक्त पाक की बात करता है। तो ध्यान रखना, एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है। ठीक है ना, देखिए क्या लिखा है इसमें। 1987 में जनरल इरशाद के खिलाफ लोकतंत्र के समर्थन के दौरान पुलिस द्वारा मारे गए नूर हुसैन के बाद, ये ज़रूर ध्यान रखना है, नूर हुसैन ढाका विश्वविद्यालय की दीवार पर बनी एक चित्रमाला है। किसके खिलाफ था, जनरल इरशाद के खिलाफ। उसकी पीठ पर अंकित है, ये जरूर ध्यान रखना, पाक मुक्त, गणतंत्र मुक्त पाक, यानी पाकिस्तान ज़्यादा इंटरफेयर ना करे और हमारे देश का जो शासक है वो क्या हो, चुनाव के माध्यम से आए। ठीक है ना, और दीवारों पर जय बंगला, जय बंगबंधु, मतलब वीर ही सच्चे इंसान है, क्रांति ही मुक्ति का इकलौता रास्ता है। तो ये सारे नारे एक बार देख लेना, जय बंगबंधु, जय बांग्ला, ठीक है ना, मतलब वीर ही इंसान है, क्रांति ही मुक्ति का इकलौता रास्ता है, यानी क्रांति के माध्यम से ही सामने वाले को हटाया जा सकता है। तो ये एक बार इसको देख लेना, इम्पोर्टेंट है ये। और ये नेपाल से रिलेटेड है। ठीक है ना, नेपाल में राजतंत्र था, आपको पता ही है, 2006 में जाकर क्या हुआ है, लोकतंत्र आया। तो ये दुर्गा थापा है। ठीक है ना, ये मतलब दुर्गा थापा ने अहम भूमिका निभाई थी, मतलब कि इसमें नेपाल के में संवैधानिक राजतंत्र को हटाने के लिए और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। तो ये दिखाया कि ये सारे आंदोलन के दौरान बैठी है। ठीक है ना, धरना प्रदर्शन चल रहा है कि राजतंत्र ख़त्म करो, लोकतंत्र लाओ। तो पहली तस्वीर में ये है, और दूसरी तस्वीर ये है, ये भी दुर्गा थापा है। जब क्या हो जाता है, नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है ना, राजतंत्र कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता, समाप्त तो नहीं है लेकिन ये है कि
खाली ऐसे ही नाम के लिए है, क्योंकि उनके परंपरा चलती है, लेकिन लोकतंत्र है, वहाँ पे संविधान आ चुका है। तो ये जो तस्वीरें दिखाए कि नेपाल में भी लोकतंत्र स्थापित हो गया, संविधान आ चुका है, तो ये खुशियाँ मनाते हुए, होली मनाते हुए दिखाया गया है। देखो यहाँ दो चित्र दिए गए। पहले चित्र में लोकतंत्र के समर्थक दुर्गा थापा को लोकतंत्र की बहाली की रैली में भाग लेते हुए दिखाया गया है। ठीक है ना, ये नाम जरूर ध्यान रखना, दुर्गा था। दूसरी तस्वीर 2006 की है। कब की ये वाली? 2006 की तस्वीर है ये। ठीक है ना, इसमें भी दुर्गा थापा को दिखाया, लेकिन इस बार वे लोकतंत्र बहाली के दूसरे आंदोलन की सफलता यानी सफलता का उत्सव मना रही है। तो ध्यान रखने दुर्गा थापा के बारे में। ये कार्टून पूछ लेता, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून है, ध्यान रखना। ठीक है ना, देखो ये थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ये देखो, जैसे ये क्या दिखाया हुआ है, ये बाघ है, ये शेर दिखाया हुआ है, ये सिन्हाला लिखा है। सिन्हाला मतलब सिंहली समुदाय, और ये तमिलों को दिखाया गया है। और बीच में क्या है, बीच में दिखाया गया कि किस तरीके से दोनों के बीच संतुलन लाने का प्रयास किया जाता है। हम लोग जानते हैं श्रीलंका में क्या चलता है, जातीय संघर्ष चलता है। किस किस के बीच में? सिंहली समुदाय और तमिलों के बीच में संघर्ष चलता है। और ये संघर्ष क्या है, ये मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, तो जाके लेक्चर देख लेना पहले वाले, उसमें समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है ना, तो इन दोनों में संतुलन बिठाने के लिए वहाँ के जो राजनायक वगैरह हैं, मतलब जो नेता वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो दिखा रहे हो ना, इक्वल दिखाने का प्रयास किया है। तो ये जो चित्र है वो दिखा रहा है कि जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हो गए वो क्या कर रहे हैं, ये वो वहाँ के जो राजनेता हैं वो क्या कर रहे हैं, सीली समुदाय के बीच और किसके बीच, तमिल जिनने लिट्टे संगठन भी बना लिया था, उनके बीच संतुलन साधने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है नीचे। जैसे ये कार्टून शांति वार्ताओं में श्रीलंका के नेतृत्व के आगे मौजूद दुविधा को दिखाता है। एक और शेर को दिखाया गया सिंहली, यानी ये जो था इस तरफ जो हमने देखा था वो सिंहली समुदाय थे, कट्टरपंथी। दूसरी तरफ बाघ, यानी ये जो वाला जो था हमने देखा था इस तरफ वाला, के रूप में तमिलों को दिखाया गया है। तमिल, ठीक है ना, तमिल उग्रवादियों को दिखाया गया है। तो ध्यान रखना उस कार्टून को। फिर है भारत पाक के रिश्ते, बंकरों की भूल भुलैया से कुर्सी मेजों की भूल भुलैया तक। यानी इसका मतलब लड़ाई झगड़े तो हो गया, अब दोनों चाहते क्या हो जाए, शांति स्थापित हो जाए। यानी बंकर वंकर छोड़ के अब दोनों क्या आ गए, मेज पर आ गए। तो ध्यान रखना ये कौन है, सरदार जी कौन है, ये मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो राष्ट्रपति थे, और ये भी मतलब उस समय पाकिस्तान के रहे थे। ठीक है ना, तो ये देख लेना, इसमें खास नहीं है, ऐसे ही बस एक बार देख लेना। 2004 से 14 के दौरान वार्ता है कि आतंकवादी हमले ना हो, ये सारी। ये कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ये आपने देखा होगा जब भी मीटिंग वगैरह होती है तो ऐसे ही टेबल वगैरह लगता है, जैसे आपने अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों देखा होगा। ठीक है ना, उसमें भी जब आतंकवादी हमला हो जाता है तो भारत पाकिस्तान और अन्य भी लोग क्या हैं, शामिल होते हैं मीटिंग्स के लिए। तो देखो ये कुर्सियाँ दिखाई गई हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये सारी कुर्सियाँ हैं ना यहाँ पर, लेकिन दो कुर्सी सबसे खास दिखाई गई है। जैसे होता है ना डाइनिंग टेबल पर एक इधर लगा होता है एक इधर लगा होता है, वैसे ही दो कुर्सी क्या है इसमें खास है। यानी एक भारत की है और दूसरी किसकी है, पाकिस्तान की कुर्सी है। तो दिखा रहा है कि दक्षिण एशिया में इन दोनों की भूमिका क्या है, बड़ी अहम रखती है। अगर इन दोनों के बीच शांति स्थापित नहीं होती है तो फिर क्या है, दक्षिण एशिया के जो संगठन है सार्क वगैरह, साप्टा वगैरह, वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, और लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो ये नेता लोग क्या है, वापिस से चले जाते हैं। ठीक है ना, यही सारी चीज़ें दिखा रहा है इसमें, ध्यान रखना। तो यह कार्टून क्षेत्रीय सहयोग की प्रगति में भारत पाकिस्तान की भूमिका को दिखाता है। किसकी दिखाता है, भारत पाक की क्षेत्रीय सहयोग में प्रगति में भारत और पाकिस्तान की भूमिका की बात बताता है। यानी भारत पाकिस्तान जो मेन टेबल लगा रखी है, अगर वो सही से बात नहीं करेंगे तो क्षेत्रीय सहयोग दक्षिण एशिया में कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, बस ये लास्ट कार्टून है, एक बार इसको भी देख लेते हैं फटाफट से, क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ के निकलते हैं इसको। जनाब हूँ कारोबार, कॉमर्स, इकोनॉमी, आप भारत के सवाल केवल बुनियादी मुद्दों की बात क्यों नहीं करते। ठीक है ना, यानी बता रहा है कि कॉमर्स, इकोनॉमी, आप भारत के साथ केवल बुनियादी मुद्दों की बात, मतलब बता रहा है कि जब अमेरिका होगा, चाइना होगा, तो कभी भी भारत के बुनियादी मुद्दों की बात नहीं करेगा, गरीबी की, भुखमरी की, ठीक है ना, इन सब की। वो सिर्फ अपने कॉमर्स को, अमेरिका हो चाहे चीन हो, वो अपने कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए बातचीत करते हैं।
ठीक है ना। अभी समझेंगे, एक बार और समझ लो। ऑनलाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 खिलाड़ी दिखाए होंगे, ठीक है ना। 2 खिलाड़ी यहाँ पर दिखाए गए होंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और एक अंपायर भी बना बैठा है, ठीक है ना, देख रहे हो ना। अंपायर को तय करना है कि गेंद भारत के पाले में है या पाकिस्तान के पाले में है। और ये जो अंपायर है ना, ये अंपायर अमेरिका है। देखना अभी क्या लिखा है यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून है ये, ठीक है ना। मज़ा आएगा, और पूछ लेगा तो आराम से 5 नंबर बन जाएंगे। देखो, भारत और पाकिस्तान के लिए 2 कार्टून इस क्षेत्र में दिलचस्प रखने वाले 2 बाहरी खिलाड़ी की भूमिका की व्याख्या करते हैं। 2 बाहरी खिलाड़ी कौन हो गए? ये दोनों कार्टून है भारत पाकिस्तान। ऊपर वाला कार्टून जो हमने देखा था, उसमें बता रहा है कि भारत की जो है बेसिक मुद्दों की बात नहीं किया जाता, आधारभूत मुद्दों की बात नहीं किया जाता है, ठीक है ना। और ये पाकिस्तान के अंदर दोनों में तनातनी रहती है। तो दिखाया 2 बाहरी खिलाड़ी की भूमिका की व्याख्या। 2 बाहरी कौन हो गए? अमेरिका और चीन। तो जो मैंने पहले वाला बताया था वीडियो कि चीन क्या करता है, पाकिस्तान से दोस्ती रखता है ताकि क्या कर सके, इंडिया को नुकसान हो सके। और दूसरा, चीन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो भारत आर्थिक रूप से क्या होगा, कमज़ोर होगा, चीन के पक्ष में लोग आएंगे। अमेरिका का इसलिए आता है क्योंकि अमेरिका के बहुत सारा दक्षिण एशिया, अमेरिका में बहुत सारी जो जनता है वो दक्षिण एशिया से बिलोंग करती है। तो बहुत सारा जो डायस्पोरा है उसका मूल वंश के लोग हैं वहाँ रहते हैं, इससे फ़ायदा होता है। प्लस उनको बाजार वगैरह भी मिलता है जहाँ पर वो क्या अपने सामान को बेच सकते हैं। तो ये 2 खिलाड़ी कौन है? अमेरिका, ठीक है ना। 2 खिलाड़ी कौन हो गए? ये यूएसए हो गया यानी अमेरिका, और कौन हो गया? चाइना, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये हो गए 2 बाहरी खिलाड़ी। ये बाहरी खिलाड़ी कौन है? पता ही चल गया, यूएसए। क्या आपको इन दोनों के दृष्टिकोणों में कुछ समानता दिखाई देती है? बिल्कुल समानता है। दोनों क्या करते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। व्यापार, और इन दोनों के लिए क्या है, ये जो दक्षिण एशिया है बाजार का काम करता है, ठीक है ना। और क्या करते हैं, इससे निवेश करके लोग क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं, ठीक है ना। इनका डायस्पोरा को भी जो होता है उसको भी क्या करते हैं, यानी मूलवंशी उसको भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक क्यों किया इसका भी कारण बताइएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पहले वाली जो वीडियो मैंने डाल दी उसको अच्छे से देख लेना। थैंक यू एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।